यार आपके पास एमरजेंसी है, मुझे यहाँ पे कॉल आई और मैं आपसे क्या करूँगा, मुझे एमरजेंसी में बैठ जा रहा हूँ, ऐसे ही होगा आपकी जान, आप पावर डेड हो जाए, अचानक बेहोश हो जाए, पैरालाइज हो जाए, कॉलेज हो जाए, गिर जाए, सर पे चोट लग जाए, आपका मकान, आपके माल मवेशी, इनको भी जान पार्टी के अंदर ही होगा। ठीक है, अब आपने फर्स्ट एड देखा कि प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पहले जो भी आप काम करेंगे वो उसकी फर्स्ट एड होगी। अब फर्स्ट एड के मकसद क्या है? पहला मकसद जान बचाना, यानी कि अगर कोई अचानक प्यासा रोना हो गया है उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी जान बचाना। दूसरा, उसके नुकसान को कम से कम करना। कट लगा वो नहीं करे, आप उसको रोकेंगे नहीं, उसकी जान जा सकती है। अगर आपने वहाँ पे हाथ रख के दबा दिया, इसका मतलब यह है कि आपने उसके नुकसान को कम किया, उसके नुकसान को कम किया। आप ट्रेनिंग के बाद अंदाजा लगाइए आप कितना नुकसान पहले करते थे, यानी कि अचानक जब उसको गिरता था उसको चोट लगती थी, आप उससे कहते थे चल के निकले, क्या कहते थे? चल के निकले। तो जो ही वो चलने की कोशिश करता था, शोल्डर जॉइंट फ्रीज हो गया है, आप कहते हैं ये मुझे यहाँ पे दर्द है, आप कहते नहीं ऊपर घुमा के दिखाओ, सीधा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, होता है कि नहीं? जब ऊपर नीचे करने की कोशिश करता है तो फौरी तौर पर उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है, तो आप नुकसान ज्यादा करते हैं। यानी कि जब आप मरीज गिरा हुआ है और आप स्टूडेंट इसको उठाते हैं, आपने बाजू से पकड़ा, टांगों से पकड़ा, कैच की नहीं, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि जब आपने उसको उठाया तो आप उसके जो स्पाइन है वो इंजरी कर दी, उसके मोहरे जो वो स्लिप हो गई, वो सारी जिंदगी के लिए मफलूज हो गई। आज की जो ट्रेनिंग होगी, इस ट्रेनिंग के अंदर आपको ये जो आप नुकसान करते हैं उस नुकसान को कम करने का बताया जाएगा। और लास्ट जो तीसरा मकसद है वह है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना, फौरी तौर पर उसको हॉस्पिटल लेके जाना। ये नहीं है कि आपने उसको पट्टी कर दी और आपने जिंदगी बैठ जाए, आप उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना, ये फर्स्ट एड का एक मकसद है। अब जो फर्स्ट एड होती है ये दो तरह की होती है, क्या होती है? दो तरह की होती है। पहले फिजिकली कट लगा, आपने दबा दिया, उनको रोक दिया, आपने फिजिकली उसको फर्स्ट एड दे दी। दूसरी साइकोलॉजिकल मेंटली तौर पर, ज़हनी तौर पर भी उसको आपने फर्स्ट एड दी है। हमारा क्वेश्चन क्या करता है कि जब वहां पर लोग गिरते हैं, देखते हैं तो फिर नहीं बचे, ये क्या होता है? आप ये देखो इसका कितना गहरा कट है, इसकी हड्डी तो बाहर आ गई, इसका खून कितना निकल गया, ये उठ गया नहीं, इसका चेहरा तो खत्म हो गया, इसका दिमाग बाहर निकल गया। अगर वो कॉन्शियस लेवल पे है तो आपकी ये बातें सुन के वो 2 मिनट भी नहीं रहेगी, 2 मिनट भी वो बंदा वहां पर नहीं गुजारेगा जिसको आपने बता दिया है कि आपका सर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसके बहुत ज्यादा जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जो गहरे है वो बहुत ज्यादा, आपकी जिससे कभी तो राड गुजर गई, तो उस बंदे को आपने ज़हनी तौर पर भी आपने फर्स्ट एड देनी है। आप कहें माँ जी आप ठीक है, आपका सामान ठीक है, आपके बच्चे सेव है हमारे पास, आपका मोबाइल सेव है, आपके जो पैसे थे वो हमारे पास सेव है, आप मुझे बताएं, हम रास्ता करते हैं, अभी ये नजदीकी हॉस्पिटल है, अभी 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, वहाँ से ट्रीटमेंट करवा के आपको वापस छोड़ देंगे, आप परेशान ना हो। तो जब आप इतना उनको हौसला देंगे उस वक्त वो अगर किसी और नुकसान में भी है तो वो रिकवर हो जाएंगे, बहाल हो जाएंगे, अपने आप को कोशिश का नहीं है, बजाय इसके कि जब आप उनसे कह देंगे ये नहीं बचेगा। ठीक है, याद रहेगा हमारी जो जिंदगी है उसके जो मिसाल है, जो देखते हैं कि ये जिंदगी कैसी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अगर तो यहाँ पे अचानक गिर जाए आप क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी पर्स पे करते हैं, क्या करते हैं? पर्स पे, उसके बाद में नाम से और सांस में करते, ऐसा कभी हुआ देखा कभी आप? नहीं देखा। जिंदगी की जो अलामत है वो हमारी सांस और हमारी पर्स, दो चीजों से। अगर हमें यहाँ पे नब्ज ना मिले और उसके बाद हमें सांस ना मिले
हम कहते हैं कि ये बंदा इस दुनिया में नहीं रहा, ऐसे ही होता है। अब ये छोटी सी जो फर्ज है, जो छोटी सी जिंदगी है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मैं आपको बताता हूँ। सब लोग इस तरह से बनवा रहे हैं। कुछ पल्स इसके अंदर महसूस हुई आपको? महसूस हुई है पल्स? यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। इसी पल्स को रोकने के लिए या इस जिंदगी को चेक करने के लिए आप 10 केजी का वेट लें या 5 से 7 बैग ले लें, शॉपर बैग आपके हाथ में है, तो क्या हो? क्या हो? सबसे पहले आपको वजन फील हुआ, उसके बाद आपकी उंगलियां आपको महसूस नहीं होगी कि है कि नहीं है, सुन हो रही है, कितना से चल रही है। कुछ वक्त गुजरेगा वो ब्लैक हो जाएगी, नीली हो जाएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको वो महसूस ही नहीं होगी वो आपके साथ है कि नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पता है? खून रुक जाएगा। खून के रुकने से आपने दिया है, इसकी अलामत ब्लड। खून के अंदर क्या होता है? कितने किस्म का खून होता है? 2 किस्म का। कौन कौन सा? ये खून क्या हिस्सा है? ये भी हिस्सा है जी। जो खून होता है वो 2 तरह का है, ऑक्सीडेटेड ब्लड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड। जब आपने शाकुर उठाया था उस वक्त आपने ऑक्सीडेटेड ब्लड आगे से रोक दिया, ब्लड था, लेकिन आपने ऑक्सीडेटेड ब्लड वहां पे रोक दिया था, और डीऑक्सीडेटेड ब्लड वहां पर ही था, जिस वजह से वो नीला होना शुरू हो गया। अचानक आपके मुंह के आगे में हाथ रख दें, सांस ना आए, सबसे पहले क्या होता है? चेहरा सुर्ख होता है, उसके बाद फौरन वो नीला होना शुरू हो जाता है। क्यों? ऑक्सीडेटेड की वजह से, आपने प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ली। इसी तरह जो हमारा हार्ट है वो भी इन 2 चीजों पर काम करता है। पहला, वो पंप करते हैं, पूरी बॉडी से वो ब्लड लेते हैं। वो कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीडेटेड। वहां से लेकर वो थ्रो करता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर पहुंच गया, वहां से आपने सांस लिया, तो सांस लेने से आपको ऑक्सीजन मिली। तब ऑक्सीजन आपने ली तो लंग्स के अंदर वहां पर गैसेस का तबादला हुआ, ऑक्सीडेटेड ब्लड चेंज हो गया। पहले डीऑक्सीडेटेड था, उसको ऑक्सीजन मिली, क्या हो गया? ऑक्सीडेटेड ब्लड हो गया। इसी थ्रू वो काम करता रहा, हमारी जिंदगी की अलामत हमें मिलती रही। जहां पर अभी हमने इस ब्लड को रोक दिया, वहां पर हमारी जिंदगी की अलामत खत्म हो गई। आप इसको गिरा लगा दिए, तो गिरा लगाने के बाद अगर उसके ब्रेन तक दोबारा ऑक्सीडेटेड ब्लड पहुंच गया, तो रिकवर हो, यदि ब्लड ना पहुंचा तो वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अब हमने जो बात करनी है वो करिए सीपीआर के अंदर, जो मैंने स्टार्टिंग से जहां से बात स्टार्ट की है, ऑक्सीडेटेड ब्लड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड, इस चीज को आपने ध्यान में रखना। ठीक है, अब जो बात है सी पी आर की, CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो से बनता है दिल। आपको पता चला कि दिल का काम है पंप करना, पूरी बॉडी से डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर आना, थ्रो करना लंग्स के अंदर, वहां पर लंग्स से आप ऑक्सीजन लेते हैं, वहां पर वो ऑक्सीडेटेड ब्लड हुआ, वापस थ्रो किया हार्ट के अंदर, वहां से पहुंच गया अयोर्टा, खून की जो बड़ी नाली है जो आपको यहाँ पे फील होती है, यहाँ से फ्लो होते हुए पूरी बॉडी के अंदर दोबारा सफाई होगी। ये कंटिन्यू 24 आवर्स इसी तरह पूरी जिंदगी चलता ही रहता है। तो सीपीआर से बना कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। जब दिल और फेफड़े काम करना छोड़ दें, उनको बहाल करने के लिए जो भी अमल होगा उसको हम सीपीआर बोलेंगे। क्लियर है? याद रहेगा कि जब दिल और फेफड़े ने काम करना छोड़ दिया था, उस वक्त वहां पे मटीरियल था, हार्ट काम कर रहा था,
तो मटेरियल है। अब हमने क्या करना है कि इस मटेरियल को थ्रो करना है लंग्स के अंदर, थ्रो करना है लंग्स के अंदर। वो हम कैसे करेंगे? लंग्स और हार्ट इसी तरह होते हैं। वो इसकी एक अनाटमी है, ये मेडिकल में है, कौन सी वेट ब्लड लेके आती है, कौन सी वेट आगे लेकर जाती है, तो वो बात की बात है। पहला काम जब आपकी बेस बनेगी कि ब्लड रिसीव हुआ, ब्लड रिसीव हुआ, यहाँ आप इसको दबाएंगे तो आप फ्लो करेंगे इस लंग्स के अंदर, इस लंग्स के अंदर। तब यहाँ पर पहुंच जाएगा तो पहले तो ये खुद ऑक्सीजन ले रहे थे, अब यहाँ पर इसने काम करना छोड़ दिया तो हम इसको खुद ऑक्सीजन देंगे। हम ऑक्सीजन देते हैं, यानी अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा या हॉस्पिटल में कभी आपका कोई ऐसा चांस हुआ हो तो आप देखते हो हमें या तो ऑक्सीजन मास्क लगा होता है या मोबाइल लगा नीचे उसको दबा रहे होते हैं, और या वो माउथ टू माउथ सांस दे रहे होते हैं, माउथ टू माउथ सांस दे रहे होते हैं। हमारा जो इस माहौल के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना है? कितना? 65 kg परसेंट। और हमारे इस माहौल के अंदर 21% ऑक्सीजन लेवल है। 21% ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं, मैंने कहा 21% ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, वहां से ये काम करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी को दूसरा तरीका आप इसको तब्दील कर क्या होगा, उसमें भी आपने बंदे को रिस्पॉन्स नहीं दिया, खामोश रहा। तीसरा तरीका आप इसको चुटकी काटें, कान की लोग या फिर चुटकी। सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव जगह है वो ये कान की लोग, बहुत जल्दी हीट महसूस करने वाली जगह कान की लो है, और सबसे जल्दी कूलिंग पॉइंट को चेक करने के लिए जो चीज है वो कान की लो है। यहाँ पर आप चुटकी काटें। आपकी चुटकी काटने से क्या होगा, अगर वो बोल नहीं सकता तो उसके अंदर दर्द का एक एहसास हो, वो सांस ले सकते हैं, उसके चेहरे के तासरात तब्दील हो सकते हैं। तो जो ही आपके तासरात तब्दील होंगे आप देखेंगे कि ये बंदा तो जिंदा है। लेकिन अगर आपको वो इन तीन चीजों में रिस्पॉन्स नहीं करता, देन आपने क्या करना है, ये वाला शाउट फॉर हेल्प, मदद के लिए बुला रहे हैं। हमारे पास जो पंजाब के अंदर काम कर रही है वो 1122 है, वैसे 115 भी है, 1020 भी है, 1030 भी है, चीपा भी है, एदी भी है। ये कराची में ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन हमारे पंजाब के अंदर रेस्क्यू 1122 आपको ये कॉल नजर आएगी। आपकी किसी भी इमरजेंसी में आप इसको कॉल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो कॉल करके आपने क्या किया, सवाल किया, आप कॉल कर दिया तो सामने को रेस्क्यू 1122 जी, रेस्क्यू 1122 हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, गाड़ी भेज दें, गाड़ी भेज दें, गाड़ी भेज दें, यहाँ पे हाथ लग गया, अच्छा उठ गया, बच्चा गिर गया, छत से गिर गया, जल्दी भेज दें। कहाँ भेज, कहाँ भेज दें, हमें तो पता ही नहीं, ना तो आपकी वीडियो आ रही है, ना हमें आपकी तस्वीर आ रही है, ना जो बच्चा गिर उसकी तस्वीर आ रही है, तो हम कहाँ भेज दें। तो सबसे पहले अपने आवाज़ को ध्यान रखें, और वहाँ पर जब आपने कॉल किए तो बताएं मेरा नाम ये है, इस जगह के ऊपर ये आपसे पेश है, फिर आपको उस वक्त वो गाड़ी पहुंचे। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की गाड़ी होती है, आपने ज़्यादा एम्बुलेंस देखी होगी। तो जब एक विक्टिम होता है, एक पेशेंट होता है, एक गाड़ी मूव होगी, लेकिन अगर वहाँ पे दो गाड़ियाँ आपस में टकरा चुकी हैं, पलट चुकी हैं, तो वहाँ पे कटिंग टूल चाहिए, इससे हम उसको काट के बॉडी को, उस बंदे को बाहर निकालें। तो उसके लिए हमारे पास रेस्क्यू व्हीकल होती है जिसके अंदर ये सारे औजार होते हैं। अगर कोई नहर में डूब गया तो वहाँ पर हमें वो गाड़ी चाहिए जिसके ऊपर बोर्ड हो, वो कश्ती लेकर आए जिससे वो बचा ले। अगर वहाँ पे आग लगी है तो हमारे पास फायर वाली जो गाड़ी है वो पहुँचे। तो ये तब पहुँचेगी जब आप ठीक बताएं, एक मरीज है, दो मरीज है,
गाड़ियाँ आपस में टकरा चुकी हैं, मिल चुकी हैं, बंदे अंदर ट्रैप है, उनको हमने निकालना है, हमें ये उड़ा देते हैं। इस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, छत को तोड़ना पड़ेगा, इस गाड़ी को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपने अपने कॉन्फिडेंस को, अपने को बहाल करना है, उसके बाद आपने बात करनी है, ठीक है। याद रहेगा, यहाँ पर आपने कॉल कर दी, डेंजर चेक किया, रिस्पॉन्स लिया और हेल्प होगी। जितनी देर तक गाड़ी आ रही है उतनी देर तक आपने क्या करना है, LLF लुक लिसन सी। आपने लुक देखना है, जब हम सांस लेते हैं वहाँ पे पचास ऊपर नीचे मूव करती है, आपने उसको देखना है। लिसन, आपने सुनना है, हमने सुनना है। जब हम सांस लेते हैं उसकी एक आवाज़ पैदा होती है, आप सो रहे तो आपकी सांस की आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो आपने उसकी सांस की आवाज़ को सुनना है, फील करना है पल्स को। अभी आपको पल्स महसूस नहीं होगी, अब बैठिए ना, आपको पल्स महसूस नहीं हो रही। जो ही आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि आपके अपने हाथ की दाईं साइड, फ्रंट साइड पे आप लगाएंगे, आपको पल्स महसूस होगा। चेक करें। सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी और सबसे मोटी जो पल्स होती है, ये सांस की नाड़ी यहाँ पे है, यहाँ तक नीचे लेके है, जहाँ पर ये गहराई होगी वहां पर आपको ये पल्स फील होगी, दोनों साइडों पे, दोनों महसूस हो रही है कि ठीक है। तो ये सबसे मोटी पल्स होती है, ये भी आसानी के साथ फील हो जाएगी। इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब आप ये वाली पल्स, ये वाली पल्स, ये वाली पल्स, यहाँ से पल्स, यहाँ पर पल्स, इसको चेक करने की बजाय आप जो आसान पल्स है वो ये वाली है, आप इसको चेक करेंगे। चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि अपने कान की लो, इसके नाक के पास निकले, अपनी आंखें पेट के ऊपर जो है इसकी मूवमेंट उसकी तरफ ध्यान करें और अपनी उंगलियों को सर को पीछे करते हुए यहाँ पर रखें। 10 सेकंड तक आपने इस पल्स को चेक करना है, 10 सेकंड तक, ठीक है। तीनों काम एक ही वक्त में करने। जब आपने ये चेक किया उस वक्त आपको ना सांस महसूस हुआ, ना आपको ये पल्स महसूस हुई, ठीक है। तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है, सी कंप्रेशन। आपको पता चल गया कि सांस लेने का अमल पेटों से था, इस पल्स का ताल्लुक दिल से था। आप ये दोनों काम की पूरी बाहर हो जाए, उस काम को करने के लिए आप कंप्रेशन दबाएंगे। उसकी जो पोजीशन बनती है वो ये है, आप मरीज के राइट साइड पे हो और वहां पर खड़े होकर ये जो स्टर्नम लाइन है, सीने के दरमियान वाली जो हड्डी है जहां पर ये खत्म हो रही है, इससे 3 इंच ऊपर आ जाए, आपको एक पॉइंट मिलेगा। या ये वाली लाइन और निप्पल लाइन जहाँ पर क्रॉस करनी है, वहां पर जो जगह बनती है वहां पर आपने अपना हाथ रखना है और हाथ की आपने हथेली रखनी है, और उसके ऊपर आपने अपना पावर हैंड रखना है। पावर हैंड कौन सा होता है, जिस हाथ से आपने किया है वो आपका पावर हैंड है। आप राइट हैंड से किया, राइट हैंड आपका पावर हैंड है। अगर आप लेफ्ट हैंड से किया, लेफ्ट हैंड आपका पावर हैंड है। यानी कि जो राइट हैंड से थ्रो करेगा वो ज्यादा इजी होगी या लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से जो थ्रो करेगा उसकी पावर ज्यादा होगी। इसीलिए आपने अपना हाथ रखा पावर हैंड के ऊपर, फिंगर को लॉक किया और अपने दोनों बाजुओं को सीधा करते हुए उसके ऊपर आप आए और अपने चेहरे को मरीज के चेहरे की तरफ करनी है। आपके दबाने से और उसके चेहरे का कलर चेंज होता है, वो बोलता है, एहसास पैदा होता है, तो फौरी तौर पर आप पीछे हो जाएंगे, ये जिंदा है, ये जिंदा है। तो यहाँ पर आपने हाथ रख के उसको दबाना शुरू कर देना है। मैं काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। आप एक तरतीब के साथ, एक रिदम के साथ इसको दबाएंगे। ये नहीं है कि आप इस तरह से दबाना शुरू कर दें, जल्दी थक जाएंगे, आप कर नहीं सकेंगे।
आपने एक दफ़ा दबा दिया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, एक दफ़ा दबा दिया, एक दफ़ा आपने छोड़ दिया, तो आपने जो पूरा प्रेशर था वहाँ तक आपने घुसा दिया। 100 से 120 वर्ग होती है। अब आप दबा रहे हैं, दबाने से क्या यहाँ पे दबाव पड़ा, जब दबाव होगा तो उस वक्त इंसान का मुंह भी वो बहुत घुट सकते हैं, ठीक है, उससे भी ऑक्सीजन वो खुश हो सकती है। अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिली और आप एक्सपर्ट हो गए हैं और आपके पास फैसिलिटी है या आप समझते हैं कि मैं इसको बहुत तो बहुत सांस दे लूँगा, मुझे तो इरिटेट नहीं है, मुझे तो इरिटेट नहीं है, तो आप उसको सांस दें, 2 सांस गैस की स्थिति। तो आपने कोई भी बारीक जालीदार कपड़ा लें, कमीज का कपड़ा लें, दुपट्टे का कपड़ा लें, कभी भी आपने टिश्यू पेपर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि टिश्यू पेपर से हवा क्रॉस नहीं होती। आपने मुंह को खोला, चेक किया, इसके अंदर कोई बाटा, कोई रोड, कोई बबल, कोई पान, कोई ऐसी कोई चीज़ डस्ट पे हो जिसको सांस लेने में रुकावट दे रही है, तो आपने बाहर निकालें, साफ करें। उसके बाद आपने वो कपड़ा रखा, नोज को आपने पीच करना है, दबाना कि जो मैं सांस दूं वो नाक से बाहर ना निकले, ठीक है। तो आप नोज को पिंच किया, सबको दोनों से पीछे करना है, क्यों कि ये सांस की नाली वहां से क्लियर होगी तो ऑक्सीजन जाएगी, तो अगर सांस क्लियर होगी तो ऑक्सीजन नीचे नहीं जाएगी। दबा के मुंह को गले में सांस लेने लो, फुल वर्क नहीं, एक साथ अपना बाहर लिया, उसके बाद दोबारा, ठीक है। 2 मरतबा आपने सांस लिया, उसके बाद आपने दोबारा फिर कंटिन्यू इसी तरह आपने 2 मिनट तक दबाना। जो हॉस्पिटल के अंदर होता है और 30 मरतबा दबा लेते हैं, एफओ बैग से ऑक्सीजन दे देते हैं, और जब आपके पास इमरजेंसी होगी तो आप 30 मरतबा काउंटिंग नहीं करेंगे, बस वैसे ही करके लेके आप रह जाते हैं। उसके लिए ये है कि आपका दबाना ही काफ़ी है, ठीक है। आप 100 से 120 मरतबा इसको दबाएंगे, दबाने के बाद फिर आप इसको ऑक्सीजन देंगे, क्लियर है। दबाने से वही काम होगा, तो आप फर्श पे लिखा सकती हैं, स्पाइन बोर्ड पे लिखा सकते हैं, ठोस हमवार जगह वहां पर आपने सीपीआर करना है। किन लोगों के ऊपर आपने सीपीआर नहीं करना, सर और दर्द अलग हो, आप सीपीआर नहीं करेंगे। ऐसा बेबी जो डेड डिलीवर हुआ उसके ऊपर आप सीपीआर परफॉर्म नहीं करेंगे। ऐसी बॉडी जो पूरी अकड़ चुकी हो उसके ऊपर आप सीपीआर, ऐसी बॉडी जो पानी में गड़ी सड़ी आपको मिले उसके ऊपर सीपीआर। ये लोग अभी आपको बता दिया कि ऐसे सीपीआर करना है, जब दिल और पेट बंद हो जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, उसके बाद आप जाएं, आधे घंटे के बाद आपको पता चला कि आदमी जो है वो एक्सपायर हो गया, अब वो हमें जो ट्रेनिंग मिली थी अब हम उसको सीपीआर करते हैं, तो उसका जो गोल्डन टाइम है वो कितने, उस पर आपने रिकवर कर लिया, उसको बायोलॉजिकली डेथ में जाने से रोक लिया, आप उसको दोबारा रिकवर कर सकते हैं। और जब उसके 20 मिनट गुजर चुके हैं तो आप उस वक्त रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, फिर जाकर आपने सीपीआर परफॉर्म याद रहेगा, ठीक है। अब आपका कोई सवाल सीपीआर के बारे में? पूरा जबड़ा आपका फिक्स हो गया, कम क्या करें, हम दांत को दबाने की कोशिश करते हैं, चम्मच पकड़ते हैं, मुंह को खोलने की कोशिश करते हैं, उसके दांत तोड़ते हैं, करते हैं कि नहीं करते, उससे कोई फायदा होता है, नोज भी दबा देते हैं। ये आपके सवाल नहीं थे, या आपसे बेहोश हो गया तो फौरी तौर पर आप पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, जिंदगी में उसको जिंदा था तो जूस पिलाया नहीं, एनर्जी बाहर नहीं रही, जब वो बेहोश होगा जूस पिला दिया, जिंदा हो जाएगा, कौन एनर्जी उसके अंदर, दूध में आप भाग में जाइए कि नहीं हो, क्या करते हैं, क्या हमारे कॉमन सवाल है, ये सीपीआर से रिलेटेड है, इसके मैं आपसे मिसाल दूंगा। सबसे पहले अनकॉन्शियस हो तभी भी उसके मुंह को ना दबाएं, मुंह को दबाने की, दांत तोड़ने की जरूरत नहीं है, मुंह बंद किया, नाक बंद किया, मारने की जरूरत नहीं। यहाँ से वो ऑक्सीजन ले रहा था मुंह से, अब मुंह तो बंद हो गया, नाक से ले रहा था, नाक भी बंद कर दिया, तो उसके पास जो टाइम है
6 से 7 मिनट तक उस अज़ा को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो खत्म हो जाएगी। अभी आपने योगा करना, यहाँ से डोरी बांध दें और देखें 10 मिनट तक ये रेड रहती है कि नहीं रहती, नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई खत्म हो जाएगी। तो आप ऑक्सीजन लेवल नहीं देंगे तो बंदा एक्सपायर हो जाएगा। कभी भी आपने यहाँ पे नाक को बंद नहीं करना। जब मुंह बंद हो जाए, दांत आपस में जुड़ जाए, आप मुंह खोलें, 2 सांस मुंह भर के दें, मुंह खुल जाए। ये हमारा एक्सपेरिमेंट आपने ये किया होगा, ठीक है, याद रहेगा। चम्मच के साथ ऐसा काम नहीं करना। दूसरा, अगर कोई बेहोश है, जब हम उसको पानी देते हैं या जूस देते हैं तो ऐसी आवाज आती है और उसके बाद वो पानी एक साइड से निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब आपने पानी दिया तो उसकी खुराक की नाली में जाने की बजाय सांस की नाली के अंदर चला गया और वो उसकी मौत का सबब बनेगा। लंग्स के अंदर थोड़ा सा भी फट गया, वो खत्म हो गया। तो आपने ऐसा काम नहीं करना, वो बाहर निकलेगा। उसके लिए आपने मुंह खोला, मुंह भर के 2 सांस के लिए होश में आ जाएगा। क्लियर? करंट लगते हैं उस वक्त हम उसको रेत में दबा देते हैं। ऐसा करते कि नहीं करते? क्यों करते? आपके घर के अंदर जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, कितने लोगों के घर के अंदर रेत की ट्राली मौजूद है? आपके घर में कहाँ से ढूंढेंगे? सवाल ये कि हमारे घरों के अंदर इतनी रेत मट्टी नहीं है कि हम उसको उठाएं और जाके हम उसको रेत में दबा दें। दबाने से क्या होता है? जो रेत का जो कंसेप्ट है, जो प्रीवियस हिस्ट्री है, वो मैं आपसे नॉलेज शेयर कर देता हूँ, ठीक है, और लेटेस्ट जो हिस्ट्री है उसके बारे में बता देता हूँ। रेत के अंदर अल्लाह पाक ने वसीयत रखी हुई है। पहला, जब करंट लगता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और रेत उस टेम्परेचर को जज़ब करके हमारे बॉडी के लेवल को इक्वल कर देती है। पहला काम तो ये करते हैं। दूसरा काम है कि जब करंट लगता है तो हमारे जो आरबीसी बता रहे थे